दोस्तों डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में हर 6 में से एक आदमी की डेथ कैंसर के कारण होती है। यदि आंकड़ों से समझा जाए तो 2020 में दुनिया भर के लगभग 10 मिलियन लोगों ने अपनी जान केवल कैंसर के कारण गंवा दी थी। लेकिन कैंसर के इन डेथ्स के पीछे के आंकड़े कंट्रीज के इनकम स्टेटस की तरह बटे हुए हैं। जहां हाई इनकम कंट्रीज ने अपने देश में कैंसर पेशेंट की डेथ प्रोबेबिलिटी को 20% तक कट किया है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में कैंसर रिलेटेड हाई डेथ रेट का कारण लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में लैक ऑफ ट्रीटमेंट माना जाता है। दोस्तों एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि अगले 2 डिकेड्स में कैंसर के कारण अपनी जान गंवाने वाले हर 10 में से 7 लोग इन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में से होंगे। इतना ही नहीं, 2040 तक इन कंट्रीज में हर साल लगभग 11 मिलियन लोगों की कैंसर के कारण डेथ हो सकती है। यदि इंडिया की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2019 के बीच हमारे देश में कैंसर केसेस का एवरेज एनुअल रेट 1.1 से 2% से बढ़ा है। तो वहीं 2010 से 2019 के बीच इंडिया में कैंसर से होने वाली डेथ्स की एवरेज रेट भी 0.1 से 1% बढ़ती हुई नजर आई। लैक ऑफ ट्रीटमेंट और इक्विपमेंट के कारण आज हाई इनकम और लो इनकम कंट्रीज के बीच ग्लोबल इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है। और इसी डिस्पैरिटी को कम करने और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में कैंसर के ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया जैसी कंट्रीज आज न्यूक्लियर मेडिसिन की मदद ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो न्यूक्लियर एलिमेंट्स जिन्हें इंसानी जान का दुश्मन माना जाता है, उन्हें आज कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैंसर और कैंसर के ट्रीटमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो के थ्रू हम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज के बीच क्रिएट हुए कैंसर ट्रीटमेंट की इनइक्वालिटी को भी देखेंगे। इसके साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन की मदद ले रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों कैंसर एक तरह की बीमारी है जिसमें बॉडी के कुछ सेल्स अनकंट्रोलेबल वे में ग्रो करने लगते हैं और धीरे धीरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलना शुरू कर देते हैं। कैंसर ह्यूमन बॉडी के किसी भी हिस्से में बन सकता है और इसकी एक वजह है कि जब मानव शरीर में सेल्स डैमेज या पुराने हो जाते हैं तो सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू नए सेल्स ग्रो और मल्टीप्लाई होते हैं। जब इस सेल डिवीजन का प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता और सेल्स अनकंट्रोलेबल वे में ग्रो करने लगते हैं, तब यही सेल्स कैंसर का रूप ले लेते हैं। ये अनकंट्रोल्ड सेल्स ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर का आकार ले लेते हैं। ट्यूमर टिश्यूज का लंप होता है और ये कैंसरस या नॉन कैंसरस हो सकते हैं। कैंसरस ट्यूमर्स को मैलिगेंट ट्यूमर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्यूमर्स नियर बाई टिश्यूज या बॉडी में ट्रैवल करके किसी भी टिश्यू में न्यू ट्यूमर बना सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नॉन कैंसरस टिश्यूज यानी बेनिगेंट ट्यूमर्स मानव शरीर के दूसरे हिस्सों में अटैक नहीं करते। दोस्तों हम आपको बता दें कि कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है, यानी ह्यूमन बॉडी में सेल फंक्शंस स्पेशली सेल ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करने वाले जीन्स में आए किसी भी तरह के चेंजेस के कारण होता है। ये जेनेटिक चेंजेस 3 प्रकार के होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। पहला सेल डिवीजन के समय हुए किसी भी तरह के एरर के कारण। दूसरा कारण एनवायरनमेंट में मौजूद हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे टोबैको स्मोक और सन की अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हुए डीएनए डैमेज के कारण भी कैंसर हो सकता है। इतना ही नहीं, कैंसर का तीसरा कारण इनहेरिटेंस भी है। कई लोग कैंसर अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। मानव शरीर अक्सर नॉर्मली डैमेज डीएनए सेल्स को कैंसर बनने के पहले ही एलिमिनेट कर देती है, लेकिन हमारी बढ़ती उम्र के साथ ये एलिमिनेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है। यही कारण है कि बुजुर्गों में कैंसर का हायर रिस्क रहता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंसर के 100 से भी अधिक प्रकार हैं। कैंसर का नाम आमतौर पर उन ऑर्गन्स या टिश्यूज के नाम पर रखा जाता है जहां कैंसर बन रहा हो, जैसे लंग्स में होने वाले कैंसर को लंग कैंसर, ब्रेन में होने वाले कैंसर को ब्रेन कैंसर, इत्यादि इत्यादि। खैर ये तो रही कैंसर से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब इसके ट्रीटमेंट से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। दोस्तों कैंसर ट्रीटमेंट्स कई प्रकार के होते हैं। पेशेंट्स को किस प्रकार का कैंसर ट्रीटमेंट मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि पेशेंट को किस तरह का कैंसर है और ये कितना एडवांस्ड है। एक इंसान को किस तरह का कैंसर है और उसे कैसे ट्रीट किया जाना है, ये जानने के लिए बायोमार्कर टेस्टिंग की जाती है।
बायोमार्कर टेस्टिंग कैंसर पेशेंट के जीन्स, प्रोटीन्स और दूसरे सब्सटेंसेस जिनसे कैंसर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है उन्हें इकट्ठा करने और सही कैंसर ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करने में मदद करता है। कैंसर ट्रीटमेंट 9 टाइप्स के होते हैं। कीमोथेरेपी, इसमें कैंसर सेल्स को मारने के लिए कई तरह के ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्मोन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी की मदद से ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ को स्लो या स्टॉप कर दिया जाता है। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया के प्रोसेस में कैंसर सेल को मारने के लिए बॉडी टिश्यू को 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट हमारे इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने में मदद करता है। फोटोडायनेमिक थेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी में एक तरह के ड्रग का यूज़ किया जाता है जो लाइट से एक्टिव होता है और कैंसर और दूसरे एबनॉर्मल सेल्स को किल करता है। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एक तरह का कैंसर ट्रीटमेंट है जिसमें कैंसर को किल करने और ट्यूमर्स को श्रिंक करने के लिए रेडिएशन की हाई डोज का इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी, सर्जरी के थ्रू ह्यूमन कैंसर को डायरेक्टली बॉडी से रिमूव किया जाता है। कैंसर को ट्रीट करने के तरीके तो कई हैं, लेकिन आज भी कैंसर के कारण अपनी जान खोने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज अफ्रीका के लोग ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया से जुड़े कैंसर के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। इसका कारण यह है कि सारे ट्रीटमेंट्स लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में या तो पहुंचे नहीं हैं, और अगर इन ट्रीटमेंट की इन्फॉर्मेशन इन कंट्रीज़ में पहुंच भी गई है तो इन कंट्रीज़ के लोग इन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इनइक्वालिटी को चेंज करने के लिए लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को अपने हेल्थ केयर स्पेंडिंग को सही तरीके से एलोकेट करना होगा। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ आज भी अपने हेल्थ केयर की फंडिंग का ह्यूज अमाउंट कम्युनिकेबल डिजीज़ से लड़ने के लिए स्पेंड करते हैं, और कैंसर जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए फंडिंग का बहुत छोटा अमाउंट अलॉट किया जाता है। वैसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि 23 कंट्रीज़ वाले अफ्रीका में रेडियोथेरेपी मशीन की भारी कमी है। आज इस कॉन्टिनेंट की 70% पॉपुलेशन के पास कैंसर से लड़ने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट का एक्सेस नहीं है। अफ्रीका में रेडियोथेरेपी पर होने वाले एनुअल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर $0.53 है, तो वहीं नॉर्थ अमेरिका में रेडियोथेरेपी पर होने वाला एक्सपेंडिचर इसका 35 टाइम्स है। लेकिन इन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के अगेंस्ट आज लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर मेडिसिन को इन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स का ऑल्टरनेटिव बना लिया है। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कई सालों से न्यूक्लियर साइंस के पीसफुल एप्लीकेशन और न्यूक्लियर साइंस के थ्रू लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि पिछले 6 डिकेड से द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अपने मेंबर कंट्रीज जैसे नाइजीरिया से लेकर उज़्बेकिस्तान तक कैंसर से लड़ने के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन, उससे जुड़ी सही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता रहा है। आइए इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर मेडिसिन को हम एक्सरेज की तरह समझ सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन भी एक तरह की रेडियोलॉजी है, लेकिन जहां एक तरफ एक्सरेज डॉक्टर्स को हमारी एनाटॉमी का एक बिग पिक्चर व्यू देती है, तो वहीं न्यूक्लियर इमेजिंग हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में होने वाले अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ को शो करती है। जब कोई डॉक्टर कैंसर जैसे डिजीज़ को डायग्नोज या मॉनिटर करने के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन यूज़ करता है, तो हमारी बॉडी में रेडियोन्यूक्लाइड्स नाम के एक सब्सटेंस छोड़ देता है। ये रेडियोन्यूक्लाइड्स हमारी बॉडी में लो लेवल्स ऑफ रेडिएशन रिलीज करते हैं। इन रेडिएशन को मॉनिटर करने के लिए न्यूक्लियर स्कैन किया जाता है। ये स्कैन हमारे बॉडी के स्पेसिफिक एरियाज की पिक्चर लेता है, जिससे डॉक्टर्स को ट्यूमर और इन्फेक्शन जैसे डिजीज को ढूंढने में मदद मिलती है। न्यूक्लियर स्कैन के साथ साथ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन की भी मदद ली जाती है। दूसरे कैंसर ट्रीटमेंट की ही तरह न्यूक्लियर ट्रीटमेंट भी कई तरह के होते हैं, जैसे रेडियो इम्यूनोथेरेपी, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, ब्राची थेरेपी एंड Y90 रेडियो मोबिलाइजेशन। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कैंसर एसिड्स के मैपिंग और इन कैंसर एसिड्स की डेवलपिंग कंट्रीज में नीड्स को देखते हुए रेज ऑफ होप नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस रेज ऑफ होप इनिशिएटिव के थ्रू डोनर गवर्नमेंट्स, टेक्निकल एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट सेक्टर्स को साथ लाने की कोशिश की गई है। इस इनिशिएटिव के मकसद उन कंट्रीज़ की मदद करना है जिनके पास कैंसर ट्रीटमेंट की कैपेसिटी नहीं है। रेज ऑफ होप के थ्रू इन कंट्रीज़ को नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इक्विपमेंट, सपोर्ट इनोवेशन और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में न्यूक्लियर मेडिसिन डेवलपमेंट 1963 से ही शुरू हो गया था।
इंडिया में न्यूक्लियर मेडिसिन की स्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट का श्रेय फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा को जाता है। 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिया के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को स्टैब्लिश और लीड करने की जिम्मेदारी डॉक्टर होमी भाभा को दी थी। इसी प्रोग्राम के तहत 1954 में डॉक्टर होमी भाभा ने ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट शुरू किया। इस एस्टैब्लिशमेंट ने पहले न केवल इंडिया बल्कि एशिया का भी सबसे पहला रिसर्च रिएक्टर अप्सरा बनाया और उसके बाद 1960 में इंडिया के सेकंड रिएक्टर साइरस को एग्जिस्टेंस में लाया गया। इन रिएक्टर्स की मदद से वेरियस रेडियो न्यूक्लाइड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई और इनका इंडिजिनस प्रोडक्शन होने लगा। इन रेडियो न्यूक्लाइड्स की वजह से इंडियन क्लिनिकल रिसर्च और प्रैक्टिस को मदद मिली और इंडिया में न्यूक्लियर मेडिसिन फील्ड में तेजी से डेवलपमेंट हुई। 1962 में डॉक्टर होमी भाभा जी की वजह से जे हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के ग्रांट की मदद से बाइकुला की एक इंजीनियरिंग फर्म रिचर्डसन एंड क्रूडास के एक छोटे से कमरे में रेडियो आइसोटोप लैबोरेटरी सेटअप की गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर होमी भाभा ने न्यूक्लियर मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए $1,20,000 की ग्रांट इकट्ठा की और उन्हीं की इनिशिएशन और परसुएशन की वजह से इंडिया के प्रीमियर कैंसर हॉस्पिटल यानी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी सेटअप की गई। इस फैसिलिटी का ऑफिशियल इनॉग्रेशन सितंबर 3, 1963 को हुआ और उसका नाम खुद डॉक्टर होमी भाभा द्वारा रेडिएशन मेडिसिन सेंटर रखा गया। भाभा ने डॉक्टर KN जीजीभॉय को इस फैसिलिटी के हेड के रूप में चुना। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर RD गनात्रा, डॉक्टर SM शर्मा, डॉक्टर मिसेस H डकोस्टा जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन फील्ड के लेजेंडरी फिजिशियंस RMC में वर्क करने वाले फर्स्ट बैच का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, नोबेल लॉरेट और डॉक्टर होमी भाभा के करीबी दोस्त रहे डॉक्टर अर्नेस्ट लॉरेंस ने इस फैसिलिटी को उनके फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे गामा काउंटर्स, लिक्विड सेंटिलेशन काउंटर, थायराइड अपटेक प्रोब, रेक्टिलिनियर स्कैनर, ऑटोमेटेड रेडियो रेस्पिरोमेट्री दिए थे। जुलाई 2018 में रिलीज हुई एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 293 न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट्स हैं। आज इंडिया की 28 स्टेट्स में 22 स्टेट्स और 8 में से 3 यूनियन टेरिटरीज में न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी अवेलेबल है। आज इंडिया वर्ल्ड्स फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। पिछले 2 सालों में इंडिया की मेडिकल अचीवमेंट्स देखें तो इंडिया ने सक्सेसफुली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट किया है। इतना ही नहीं, 5 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन डोजेस 70 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करी हैं। इतना ही नहीं, आज मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के कारण अल्ट्रासाउंड, CT स्कैनर्स, वेंटिलेटर्स और MRI जैसे मशीन्स इंपोर्ट करने की जगह आज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन आज इन मशीन्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आज मेडिकल केयर की एक्सेलरेटिंग नीड्स इंडिया को एक मेडटेक रिवॉल्यूशन की तरफ पुश कर रही हैं। बूमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए इंडिया जल्द ही मेडिकल टूरिज्म का फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकता है। इन सब के अलावा आज कैंसर के बढ़ते केसेस को देखते हुए वर्ल्ड वाइड पॉलिसी मेकर्स को इसके ट्रीटमेंट की तरफ अपनी पॉलिसीज पर ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लीडर्स को अपना फोकस कम्युनिकेबल डिजीज से शिफ्ट करके कैंसर जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर शिफ्ट करने की जरूरत है। इसके साथ ही हाई इनकम कंट्रीज जहां कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड सभी फैसिलिटीज आज मौजूद हैं, उन्हें लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की जरूरत है। WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे आकर कैंसर और इसके जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में प्रॉपर इक्विपमेंट और फैसिलिटीज के सेटअप में मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन जहां पे हमने डिस्कस किया कि कैसे एक कंट्री न्यूक्लियर एबिलिटी को यूज करके कैंसर की मदद से अपने लोगों की जान बचा सकता है या जान बचा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल UPSC GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट हाउ न्यूक्लियर ट्रीटमेंट कैन हेल्प इंडिया इन रिड्यूसिंग कैंसर रिलेटेड डेथ्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।